हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमनीफाई। चलो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 के साथ में। अगर आपको ये लग रहा है ये सब क्या है, ऑलरेडी मार्क है, तो देखो मैंने अभी वीडियो बनाई थी बट पता नहीं क्या इश्यू हो गया क्या नहीं। तो आप देख सकते हो मैंने बनाया था, तो मतलब काफ़ी हद तक बन चुकी थी। ये देखो मैंने बनाई थी बट प्रॉब्लम आ गई, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। ठीक है, तो अब दोबारा से रिकॉर्ड करने वाले हैं हम लोग। नो इश्यूज़, आ जाओ पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको ज़रा हम लोग मिटा देते हैं, रब कर देते हैं यहाँ से। ओके जी, ओके ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। फाइन। तो क्वेश्चन है, द अल्पाइन वेजिटेशन इन द वेस्टर्न हिमालयाज इज फाउंड ओनली अप टू अ हाइट ऑफ 3000 मीटर। ओके जी, while in the eastern Himalayas it is found up to the height of 4000 meter. The reason for this variation in the same mountain range is that, तो देखो ये पूछ रहे हैं कि जो आपके वेस्टर्न हिमालयाज हैं, ठीक है, उनमें जो आपकी एल्पाइन वेजिटेशन है ना, वो 3000 मीटर तक ही देखने को मिलती है सिर्फ। अगर ये आपके माउंटेन है ना, तो वहां पे सिर्फ 3000 मीटर तक ही आपको क्या देखने को मिलेगी, एल्पाइन वेजिटेशन देखने को मिलेगी। लेकिन जो आपके ईस्टर्न हिमालयाज हैं, वहां पे 4000 मीटर तक आपको क्या देखने को मिलेगी, वहां पे आपको एल्पाइन वेजिटेशन देखने को मिलेगी। तो ये तो दोनों है ही सेम माउंटेन के रेंजेस, तो ऐसा क्यों है कि दोनों में वेरिएशन है? तो उस वेरिएशन का रीजन क्या है, उस चीज का आंसर आपको इन स्टेटमेंट में से खोज के जो है वो निकालना है या फिर देना है। फाइन, तो देखो पहली स्टेटमेंट क्या कहती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ये कहती है, ईस्टर्न हिमालयाज आर हाइयर देन वेस्टर्न हिमालयाज। ओके, अगर आपको नहीं पता इसको फिलहाल के लिए यूं ही रखो। अगला देखो, ईस्टर्न हिमालयाज आर नियरर टू द इक्वेटर एंड सी गोज देन वेस्टर्न हिमालयाज। तो अगर दिस इज माई इंडिया, ठीक है, रफ मैप बनाते हैं, खुद से बनाने की कोशिश करा करो। फाइन, थोड़ा ऐसा ही बना है, कोई बात नहीं। अगर ये मेरी इंडिया है तो आपको पता होगा यहाँ से जाती है आपकी, ये सही नहीं बने, वेट अ मिनट, ठीक है, अगर आपको पता होगा हमारे इंडिया से निकलती है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। पता है ना आपको? बताओ कौन से एटीट्यूड से जाती है? वो जाती है 23.5 डिग्री, किससे बताओ? नॉर्थ से। ठीक है, तो देखो अगर ये मेरा एक रफ ड्राइंग है इंडिया की, रफ स्केच है इंडिया का, तो ये देखो जरा ध्यान से ऐसे करके रफ मैप बनाया हमने। तो ये जा रही है कुछ यहाँ से मेरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्या जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है। और यहाँ पे है मेरा इक्वेटर, ठीक है जी, कुछ यहाँ को है मेरा इक्वेटर, 0 डिग्री पे थोड़ा और नीचे कर लेना, इक्वेटर है। और ये रहे मेरे हिमालय की रेंजेस, ठीक है, ये रहे मेरे हिमालयाज, क्या रहे मेरे हिमालयाज रहे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, जो आपकी स्टेटमेंट है वो ये कह रही है कि जो ईस्टर्न हिमालयाज है ना, वो इक्वेटर के नियर है। तो खुद बता दो, इक्वेटर के नियर है वो? अरे नहीं, तो ये तो है ही नहीं है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जो आपकी ईस्टर्न हिमालयाज है ना, वो इक्वेटर के नियर है, जिसकी वजह से वहां पे आपको देखने को मिलती है 4000 मीटर तक एल्पाइन वेजिटेशन। तो ये तो कोई यहाँ तर्क ही नहीं बन रहा है। फाइन, तो ये कुछ बन ही नहीं रहा, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, यहाँ से एलिमिनेट हो गई, गलत हो गई। अगली स्टेटमेंट देखो, ईस्टर्न हिमालयाज गेट मोर मॉनसून रेनफॉल देन दी वेस्टर्न हिमालयाज। ठीक है, थोड़ा इसको ऐसे ही रखो, ईस्टर्न हिमालयन रॉक्स आर मोर फर्टाइल देन दी वेस्टर्न हिमालयाज। तो ये भी आप अपनी कॉमन सेंस से एलिमिनेट कर सकते हो। तो देखा जाए आपके पास दो ऑप्शंस बचे, ठीक है। और अगर थोड़ी सी आप अपनी कॉमन सेंस और लगाओ, तो थोड़ी सी कॉमन सेंस हमने लगाई, तो थोड़ी सी कॉमन सेंस हमारी ये कहती है कि अगर कोई भी वेजिटेशन हमें देखनी होती है ना, तो सबसे पहले उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है आपका वाटर। क्या इंपॉर्टेंट होता है? वाटर, आपका पानी बेहद इंपॉर्टेंट होता है। तो वाटर का जो मेन सोर्स रहने वाला है वो रहने वाला है रेनफॉल। क्या रहने वाला है? रेनफॉल। अगर किसी एरिया में आपको रेनफॉल देखने को मिलेगी तो वहां पे क्या होगा, वहां पे ऑफ कोर्स है कि आपको क्या देखने को मिलेगी, वेजिटेशन देखने को मिलेगी। और अगर आपको रेनफॉल नहीं देखने को मिलेगी तो वहां तो कुछ नहीं होने वाला फिर, ठीक है। रेनफॉल ही नहीं है तो क्या ही हो जाएगा हमारा, बट कम होगी रेनफॉल तो कुछ ना कुछ तब भी हो जाता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ने कहा कि वहां पे ऐसा क्यों है कि वहां पे 4000 तक आपकी अल्पाइन वेजिटेशन देखने को मिलती है। तो सिंपल आंसर ये है कि जो आपके ईस्टर्न हिमालयाज होते हैं, वहां पे जो मॉनसून रेनफॉल है ना, जो मॉनसूनल रेनफॉल है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दी वेस्टर्न हिमालयाज।
एनर्जी डाउन लगी तो आई एम सॉरी, क्योंकि यार मैंने रिकॉर्ड करा था और फिर से पता नहीं क्या हो गया, ठीक है, आ जाओ। तो ऐसे काम नहीं बनेगा अभी हमारा। इतना सा पढ़ के हम आगे पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन को अच्छे से। क्या पढ़ेंगे? नेचुरल वेजिटेशन को अच्छे से हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। अरे यार इसको मिटाओ पहले तो, ठीक है, अभी सब ही मिट जाएगा, कोई बात नहीं। चलो, तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे आओ, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ना लिखा नहीं है, मतलब लिखा है, स्कैन करना भूल गई हूँ। जब आप अपने नोट्स को ओपन अप करोगे, ठीक है, जब नोट्स को ओपन अप करोगे तो यहाँ पे देखना कुछ आप कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि रेफर करो, मतलब ऊपर लिखा है मैंने कि यहाँ पर रेफर करो अपनी क्लास 11th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5। ओके, तो इससे क्या होगा? देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो हम अगर लिखेंगे ना तो वो ऐसा हो जाएगा, अरे यार दोबारा बुक छाप रहे हैं हम लोग बैठ के अपने खुद के हाथों से, तो वो हमें नहीं करना। हमें बड़ी स्मार्टली वर्क करना है। स्मार्टली वर्क करने के लिए हमें जो चीज़ें ऑलरेडी प्रिंटेड हैं उन चीज़ों को लिखने, मतलब उन चीज़ों को अवॉइड करना होगा हमें लिखना। फॉर एग्जाम्पल आपकी स्पेक्ट्रम है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी तो वहाँ से पढ़ लेंगे। आपकी एनसीईआरटी से मिल जाएंगे तो वहाँ से पढ़ लेंगे। देखो, इफ़ यू पीपल वांट कि आपकी फोटोग्राफिक जो मेमोरी है वो क्रिएट हो, तो उसके लिए आपको सेम जगह से उस चीज़ को कम से कम भी 10-15 बार तो पढ़ना होगा, ताकि वो आप उसको रिकॉल कर पाओ कल को, ठीक है। जब उसको रिट्रीव करने का वक्त आए आप उसको बड़े आराम से कर पाओ। तो ये तभी मुमकिन है जब आप एक चीज़ को बार बार एक ही जगह से पढ़ते हो, ठीक है, तो वो आपके दिमाग में छप जाती है। फिर आप आंखें बंद करके याद करते हो कि अच्छा उस कॉर्नर में वहाँ पे मैंने ये देखा था, उस कलर में, इस बुक में मैंने वहाँ पे ये देखा था, तो आप एग्जाम में जाके आराम से रिकॉल कर पाते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मैं बड़े बड़े नोट्स बना के आपको दे सकती थी नेचुरल वेजिटेशन के ऊपर, फाइन। तो उससे क्या हो जाता? उससे कुछ नहीं होना था, आपका फालतू में पीडीएफ बड़ा होता और आपको टेंशन होती है कि क्या क्या पढ़ना है, कि एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ेगी, हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा। तो जब बहुत सारी चीज़ें आपकी एनसीईआरटी से मिल रही हैं तो क्यों ना उसको साथ साथ ही पढ़ लें। इससे ये होगा कि आपकी एनसीईआरटी भी पीछे नहीं छूटेगी और आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो भी पीछे नहीं छूटेंगी। और जब उनकी अलग से बात करेंगे तब हम उनको अच्छे से पढ़ लेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया। तो देखो ज़रा, हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 ज्योग्राफी का, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 कौन सा है? चैप्टर नंबर 5 है हमारा नेचुरल वेजिटेशन। क्या है? नेचुरल वेजिटेशन। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आप लोग यही जान लो कि नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या होता है। सिंपली बोलूँ तो कोई अगर ये एरिया है, ठीक है, अगर इस एरिया में कोई प्लांट कम्युनिटी, दोबारा बोल रही हूँ, अगर कोई इस एरिया में कोई प्लांट कम्युनिटी बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के, बिना किसी ह्यूमन की हेल्प के अपने आप ही ग्रो हो रही है, ठीक है, काफ़ी लंबे टाइम तक ग्रो होती जा रही है, उस क्लाइमेट के साथ में एडजस्ट करती जा रही है, उसकी सॉइल कंडीशंस के साथ में अडाप्ट करती जा रही है, और वहाँ पे एक प्लांट कम्युनिटी जो है वो अपने आप में बन चुकी है एक बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। मतलब कोई एरिया है, ठीक है, उस एरिया में कोई ह्यूमन की इंटरवेंशन नहीं है, उस एरिया को अनडिस्टर्ब रखा गया है और वहाँ पे जो प्लांट कम्युनिटी नेचुरली ग्रो कर रही है, उसको कोई किसी के पानी की जरूरत नहीं है, बारिश खुद हो जाएगी नेचर की तरफ से, ठीक है, सब कुछ खुद हो जाएगा, खुद ही वो अपने आप को उस क्लाइमेट में एडजस्ट कर लेगी, मिट्टी के साथ में एडजस्ट कर लेगी। तो ऐसे प्लांट कम्युनिटी को हम सिंपली बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। आप घर में कोई पौधा उगा रहे हो तो उसको तो आप डेली पानी भी दे रहे हो, उसकी देखभाल कर रहे हो, तो वो नेचुरल वेजिटेशन नहीं है, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन हो गई, उसमें आपकी इंटरवेंशन हो गई, फाइन। तो जैसे आपके फॉरेस्ट होते हैं, तो फॉरेस्ट में इंसानों की कोई इंटरवेंशन नहीं है, वो उसको पानी नहीं देते जा जाएगी कि चाहिए इस पेड़ को पानी दे दे, उस पेड़ को हम लोग पानी दे दे, नो, वो खुद ही नेचुरली जो प्लांट कम्युनिटी होती है वो खुद ही ग्रो करती है, ठीक है, बड़ी बड़ी ट्रीज बन जाती हैं, समझ में आया, हमारा फॉरेस्ट बन जाता है। तो फॉरेस्ट को हम क्या कह देते हैं? नेचुरल वेजिटेशन कह देते हैं। आई होप आपको समझ में आया कि जो नेचुरल वेजिटेशन होती है उसका मतलब क्या होता है। तो क्या मतलब होता है? नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है कि वो प्लांट की कम्युनिटी दैट हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, ठीक है, जिसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया गया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सो एज टू अलाउ इट्स इंडिविजुअल स्पीसीज to adjust themselves to climate and the soil condition as fully possible, ठीक है। सिंपली याद रखो, नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है वो प्लांट कम्युनिटी
जो कि नेचुरली ग्रो करती है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या करा गया है, जो हमारी इंडिया है, सबसे पहले तो आपको पता होगा इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ ग्रेट वेराइटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, इंडिया में आपको एक से एक आपको यहाँ पे जो है वेजिटेशन देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप दूसरी तरफ जाओगे तो वहाँ पे आपको थॉर्न फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। तो इंडिया में आपको हर तरह की वेराइटी जो है वो मिलने वाली है। ठीक है, हिमालयंस में जाओगे, ठीक है, आपको टेम्परेट वेजिटेशन देखने को मिलेगा। वेस्टर्न घाट्स में जाओगे या अंडमान एंड निकोबार में जाओगे, लक्षद्वीप आइलैंड्स में जाओगे तो आपको वहाँ पे ट्रॉपिकल देखने को मिलेंगे, रेन फॉरेस्ट। डेल्टिक एरियाज में जाओगे जहाँ पे डेल्टा बनाती है रिवर अपना जाके, ठीक है, वहाँ पे आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, मैंग्रोव देखने को मिलेंगे वहाँ पे। डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट एरियाज ऑफ राजस्थान, ठीक है, वो भी जैसे वो कैक्टस के लिए जाने जाते हैं, वहाँ पे बारिश कम होती है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, वहाँ पे आपको थॉर्नी वेजिटेशन मिलेगी। अब डिपेंड करता है आपका क्लाइमेट कैसा है, आपकी मिट्टी कैसी है। ठीक है, क्लाइमेट और मिट्टी के हिसाब से आपको वहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, वेजिटेशन देखने को मिलेगी। और क्लाइमेट को चेंज करने का दम रखती है आपकी रेनफॉल। ठीक है, अगर ज़्यादा रेनफॉल वहाँ पे हो गई तो वहाँ पे ज़्यादा जो वहाँ पे ज़्यादा वेट एरिया हो जाएगा। फाइन, तो आज ज़रा देखते हैं। अगर देखो, सिंपली देखो, अगर आपका कोई एरिया है वो बहुत गर्म है, ठीक है, तो वहाँ पे बारिश भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों होगा वो हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, एक प्रोसेस होती है, किसी को पता है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बता देना। ओके, ठीक है, किस प्रोसेस से वहाँ पे क्लाउड बनते हैं, क्या होता है, कौन सी प्रोसेस वहाँ पे जो है वो अपना रोल अदा करती है, तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कॉमन फीचर्स, कुछ कॉमन फीचर्स के बेस पे, फॉर एग्जांपल कि वहाँ पे किस तरह का जो वेजिटेशन है वो आपको जो है वो देखने को मिलता है, कौन सी जो वेजिटेशन है वहाँ पे डोमिनेंट है। ठीक है, और जो क्लाइमेट रीजंस कैसे हैं उसके बेसिस के, उसके बिहाफ पे, मतलब उसके बेसिस पे क्या कर दिया गया है, इन फॉरेस्ट को डिवाइड कर दिया गया है कुछ ग्रुप्स में। अब कौन कौन से ग्रुप्स हैं, एक है आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, एक है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, एक है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, एक है माउंटेन फॉरेस्ट, एक है आपका लिटोरल स्वैम्प फॉरेस्ट। तो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं। फाइन, तो आप नाम से बताओ ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है, देखो, अगर ये मेरी अर्थ है ना, इफ दिस इज माई अर्थ, और ये मेरी 0 डिग्री लैटिट्यूड यहाँ से पास कर रही है, और ये पास कर रही है मेरी 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये पास कर, कहाँ पास कर दी मैंने, सॉरी, रुको, ये पास कर रही है मेरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो इनके बीच का एरिया होता है ना, जो इनके बीच का एरिया होता है ना, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन, एवरग्रीन का मतलब क्या होगा, जो पूरे साल हरे भरे रहेंगे, पूरे साल ग्रीन रहेंगे। फाइन, आप साल के किसी भी दिन में वहां पे जाकर देखोगे तो वो आपको हरे भरे ही देखने को मिलेंगे। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन के फॉरेस्ट कौन से हुए, पहली बात तो आपको ट्रॉपिकल रीजन्स में देखने को मिलते हैं, एंड दूसरी चीज वो कहाँ, मतलब कैसे देखने को मिलते हैं, आपको पूरा साल आपको एवरग्रीन देखने को वो मिलते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखो, अगर ये आपका कोई ट्रॉपिकल रीजन है ना, यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलते हैं, और कुछ ये वाला जो एरिया है यहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट आपको मिलते हैं। तो होता क्या है ना, होता ये है कि जब आप इस तरफ से इस तरफ जाओगे तो एकदम से तो आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट खत्म नहीं हो जाएंगे, और इस तरफ जब आओगे तो ऐसा नहीं है कि एकदम से ही आपके जो डेसिडियस फॉरेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये वाला आपका कुछ जो है ना वो एरिया रहने वाला है। ठीक है, तो ये आपका कुछ एरिया रहने वाला है, जिस एरिया में क्या होगा, जिस एरिया में आपके मिलेंगे सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, वो पूरी तरह एवरग्रीन नहीं है। ठीक है, और पूरी तरह डेसिडियस भी नहीं है, ट्रांजिशन जोन है ये आपका, फ्रॉम ट्रॉपिकल एवरग्रीन से कहाँ तक, डेसिडियस तक। ठीक है, ओके, जरा देखते हैं आगे। जो आपके ये वाले फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं आपके वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। ये आपकी वेस्टर्न घाट्स है ना, ठीक है, आपकी वेस्टर्न घाट्स है। और कहाँ पे मिलते हैं, हिल्स ऑफ द नदर्न ईस्टर्न रीजन एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, और जो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, या फिर जो यहाँ पे क्लाइमेट होता है,
टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे और क्लाइमेट यहाँ का वार्म होता है, ठीक है। और ह्यूमिड एरियाज होते हैं, मतलब यहाँ की जो हवा है ना उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, पूरी मॉइस्चर से भरी होती है। ओके, और यहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी रेनफॉल होती है वो ओवर 2200 सेंटीमीटर, ठीक है। सिर्फ रेनफॉल ही नहीं, आपकी स्नो वगैरह, फाइन। प्रेसिपिटेशन, मतलब इसमें आपकी रेनफॉल भी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिर्फ रेनफॉल नहीं कह सकते, मतलब जो भी आपका क्लाउड से जमीन पे आ रहा है, ठीक है। अब वो किसकी फॉर्म में आ रहा है क्लाउड से, फाइन। अब रेन की फॉर्म में भी आ सकता है, स्नो की फॉर्म में भी आ सकता है, वो किसी भी फॉर्म में क्या कर सकता है, क्लाउड से नीचे ग्राउंड पे आ सकता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ रेनफॉल कहना गलत होगा, तो किसी भी तरह से देख लो आप इसे, फाइन। तो उसमें अगर 2000 सेंटीमीटर की ओवर होती है और उसका जो मीन टेम्परेचर रहता है वो अबव 22 डिग्री सेल्सियस रहता है, तब उस एरिया में, उस रीजन में आपको देखने को मिलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन या फिर सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। तो जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ये स्ट्रेटिफाइड होते हैं, मतलब लेयर पे लेयर चढ़ी होती है। मेरे पास पिक्चर नहीं है आपको दिखाने के लिए, यूँ लेयर्स पे लेयर लगी होती हैं यूँ करके, ठीक है। अगर आप इनमें देखो ना, झांको, तो आपको नीचे के प्लांट्स देखने को भी नहीं मिलते हैं ऊपर से, क्योंकि इतने घने होते हैं ये, बहुत ज़्यादा घने होते हैं ये, एकदम लेयर में लेयर कर करके यूँ मतलब जा रहे होते हैं ऊपर को। मैं बता नहीं पा रही, अगर यहाँ पे कुछ मिल जाए, ठीक है, तो देख लो ज़रा ये, ठीक है। ऐसे करके बड़े घने होते हैं ये लोग, ये मतलब पेड़, लोग नहीं, ये बहुत घने होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा घने होते हैं। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं, वेल स्ट्रेटिफाइड होते हैं, ठीक है, विद लेयर्स क्लोज द ग्राउंड एंड आर कवर्ड विद श्रब्स एंड क्रीपर्स विद शॉर्ट स्ट्रक्चर ट्रीज फॉलोड बाय टॉल वैरायटी ऑफ ट्रीज। यहाँ पे आपको बड़े बड़े लंबे लंबे ट्रीज भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्रीपर्स वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे श्रब्स भी आपको देखने को मिलते हैं। और जो प्लांट्स, पता होता है क्या, जो यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं ना, उनको सनलाइट नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो बेचारे ना सनलाइट लेने के लिए उनके ऊपर अपना रास्ता बना के चले जाते हैं कि प्लीज़ 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 हमें भी सूरज की रोशनी लेने दो, हमें भी बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर ये कोई ट्री है ना, तो क्या करेंगे, प्लांट की कोई जो स्पीसीज होती हैं जिनको धूप नहीं मिल पाती, तो वो बोलेंगे अब देखो बहुत हो गया, हम जा रहे हैं ऊपर 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 ऊपर, हमें चाहिए थोड़ी सी सनलाइट। ओके, तो यहाँ पे आपको श्रब्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आपको क्रीपर्स देखने को मिलते हैं, फाइन। और लंबी लंबी आपको यहाँ पे पेड़ देखने को मिलेंगे, लंबी लंबी ट्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इन दीज फॉरेस्ट ट्रीज रीच ग्रेट हाइट अप टू 6 मीटर, ठीक है, 60 मीटर तक भी चली जाती हैं, और उससे ज़्यादा भी जो आपकी ट्रीज की हाइट है वही इस एरिया में चली जाती है। कौन से एरिया में, जहाँ पे पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। वहाँ पे एनुअल टेम्परेचर रहता है 22 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा रहेगा, बट इतना तो होगा ही, तभी जाके वहाँ पे आपको कंडीशन है वो वार्म देखने को मिलेंगी, ठीक है। ह्यूमिडिटी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी, ज़्यादा मॉइस्चर देखने को मिलेगा आपको हवा में, फाइन। और वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि वहाँ पे हैं बड़े घने घने आपके वेजिटेशन, ठीक है। देयर इज अ नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्रीज टू शेड देयर लीव, कोई पक्का टाइम नहीं है कि हाँ भाई इसी टाइम पे इन पेड़ों को अपने पत्तों को शेड करना है, ठीक है। फ्लावरिंग एंड फ्रूटेशन, कोई इनका फिक्स टाइम नहीं है, ठीक है, टू शेड देयर लीव्स, फ्लावरिंग एंड फ्रूटेशन, तो कुछ नहीं पता साल में कब ये क्या करते हैं क्या नहीं करते, कुछ भी हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिलता, हम मतलब उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते, क्योंकि ना पूरा साल ही ग्रीन रहते हैं, ठीक है। एज सच दीज फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन ऑल अराउंड, all year round. Species found in these forests include rosewood, mahogany, any, ebony। तो ये सारे कुछ यहाँ पे आपको फॉरेस्ट जो है, मतलब यहाँ पे ये कुछ स्पीसीज आपको ट्रीज की देखने को मिलेंगी, फाइन, इन फॉरेस्ट के अंदर में। सेमी एवरग्रीन क्या होते हैं, ये इसके कंपैरिजन में अगर आप देखो तो लेस रेनी पार्ट्स में मिलेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे इतनी रेनफॉल है ना, तो यहाँ पे सिर्फ इतनी सी होएगी, बट होएगी जरूर, ठीक है। सच फॉरेस्ट हैव अ मिक्सचर ऑफ एवरग्रीन एंड मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। अब जब हम आगे जाके पढ़ेंगे डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में, तो वहाँ पे भी उसकी ना 2 कैटेगरीज बन जाते हैं, ठीक है, ड्राई हो जाते हैं, एक हो जाते हैं मॉइस्ट। अब क्या होता है, जो आपके ये वेट डेसिडियस ट्रीज होती हैं और जो आपकी एवरग्रीन होती हैं, इन दोनों का मिक्सचर होता है। मैंने बताया ना कि इस एरिया से इस एरिया में जा रहे हो, जो बीच का जो एरिया आएगा, जो बीच का जो जोन आएगा, ट्रांजिशन जोन आएगा, उस जोन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। तो देख लो यहाँ पे
The undergrowing climbers provide an evergreen character of these forest, ठीक है। एंड मेन स्पीसीज आपको मिलेंगी वाइट सिदार, हॉलॉक, केल, क्याल या केल, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहो आप इसको कर सकते हो, ठीक है जी। अब देखो ये है हमारा प्यारा सा इंडिया का मैप। जरा हमें चेक करने दो रिकॉर्डिंग चल रही है ना? यस, थैंकफुली रिकॉर्डिंग वर्क कर रही है। तो देखो ये है आपका प्यारा सा इंडिया का मैप। तो ज़रा अगर हम इसे ध्यान से देखने की कोशिश करें तो ध्यान से देखो, जो आपको ये वाले कलर में दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे डेल्टास बनाती हैं रिवर्स अपने, फाइन। तो जो ये वाला एरिया है, इन वाले एरियाज में आपको देखने को मिलेंगे लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट, फाइन। और जो ये वाला एरियाज है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे मॉन्टेन फॉरेस्ट, ठीक है, डॉट डॉट में जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं होती, बारिश होती भी तो बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे थॉर्न फॉरेस्ट जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। अब जो ये वाला एरिया है जो मैक्सिमम आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको मैक्सिमम ये पूरा एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये वाला मैक्सिमम एरिया में हमारे पाए जाते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, फाइन। और जो ये वाले एरियाज है, देखो वेस्टर्न घाट्स आ गई, ईस्टर्न घाट्स आ गई, ठीक है, और ये आगे आपका क्या बोलते हैं आपके ईस्टर्न हिमालयाज, फाइन। तो जो कुछ ये वाले एरियाज हैं यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगी, बहुत ज़्यादा क्या देखने को मिलती है, बारिश देखने को मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन या फिर सेमी एवरग्रीन क्या दिखाई देते हैं, फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। आ जाओ आगे। अब देखो जो ब्रिटिशर्स थे ना, उनको अच्छे से पता था कि इन फॉरेस्ट की ना बहुत ज़्यादा वैल्यू है अपने आप में। तो आपको पता है कि जिस इंसान को एक बार पता लग जाए कि हाँ इस चीज़ से मुझे बहुत बेनिफिट होने वाला है, तो वो उस चीज़ को छोड़ता नहीं है, ठीक है। इंसान लालच इतना हो जाता है ना अपनी ग्रेड के चक्कर में, वो कभी नहीं सोचेगा कि वो किस चीज़ को नुकसान पहुंचा रहा है और उसका फ्यूचर में उसका आउटकम क्या होगा उसके आज के किए गए काम का, किए गए एक्शन का। तो जो ब्रिटिशर्स थे ना वो अवेयर हो गए इसके इकोनॉमिक वैल्यू से फॉरेस्ट की जो इंडिया में थे, हेंस लार्ज स्केल एक्सप्लॉयटेशन जो है वो यहाँ पे की गई, इन फॉरेस्ट की स्टार्ट कर दी गई। जो स्ट्रक्चर था फॉरेस्ट का वो चेंज हो गया पूरी तरह से। ओक जो फॉरेस्ट होते थे गढ़वाल में और कुमाऊं में, ठीक है, कुमाऊं, उनको रिप्लेस कर दिया गया आपके पाइन ट्रीज के साथ में, ठीक है, जो कि जिनकी ज़रूरत पड़ती थी, विच वॉज नीडेड टू ले दी रेलवे लाइन्स, राइट। एंड जो फॉरेस्ट थे उनको क्लियर कर दिया गया क्योंकि उनको प्लांटेशन करनी थी टी की, रबर की, कॉफ़ी की, ठीक है। क्योंकि यार इनको इसी में ज़्यादा प्रॉफिट होता था, इनको क्या लेना देना फॉरेस्ट से, ज़मीन को क्लियर करो और वहाँ पे इनको इन प्लांटेशंस को वहाँ पे, इन क्रॉप्स को वहाँ पे उगाओ, ठीक है, इन प्लांटेशन क्रॉप्स को वहाँ पे उगाओ और अपना बेनिफिट निकालो किसी तरह से, अच्छे से एक्सप्लॉयटेशन करो, अच्छे से इनको ख़त्म कर दो पूरी तरह। तो ये अंग्रेज़ यहाँ पे करते थे। द ब्रिटिश ऑल्सो यूज टिम्बर फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एज इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर ऑफ हीट। इन्होंने टिम्बर भी नहीं छोड़ा, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने हमारे पास। द प्रोटेक्शनल यूज ऑफ फॉरेस्ट वॉज दस रिप्लेस बाय कमर्शियल यूज, मतलब पूरी तरह से, ठीक है, जिसका प्रोटेक्शनल यूज था उसको कन्वर्ट कर दिया गया कमर्शियल यूज में। अब सिर्फ इनको अपना प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। जो भी है, जो भी इसकी कुछ यूज थे फॉरेस्ट के, जो जिस कामों के लिए फॉरेस्ट कुदरत ने बनाया था उन कामों को इन्होंने करने ही नहीं दिया, ठीक है। अपनी ही एक्सप्लॉयटेशन इन्होंने क्या कर दी, स्टार्ट कर दी, बड़ी भरी भरी मात्रा में, तो लार्ज स्केल में, फाइन, ओके। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, आई एम सॉरी अगर मेरी एनर्जी आपको थोड़ी डाउन लग रही है, ठीक है। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, अब देखो ये कौन से फॉरेस्ट होते हैं, पहली बात तो इनको दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा, फाइन। तो पहले इनको समझ लो, जो ये वाले फॉरेस्ट होते हैं ना सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में यही देखने को मिलते हैं। कौन से देखने को मिलते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। इनको मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, फाइन। दे स्प्रेड ओवर रीजन्स विच रिसीव रेनफॉल, मतलब जो एरियाज 70 से लेके 200 सेंटीमीटर के बीच बीच में, ठीक है, रेनफॉल रिसीव करते हैं, ठीक है, इतनी एवरेज रेनफॉल रिसीव करते हैं, उन एरियाज में क्या पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दी मतलब जितना वहाँ पे पानी मिलेगा, जितना वहाँ पे पानी की मतलब देखो कई बार होता है ना कि किसी एरिया में पानी नहीं होता, पानी क्यों नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल कम होगी। तो जब आपको ज़्यादा वहाँ पे पानी मिलेगा, ठीक है, तो आप बोलोगे कि अच्छा यहाँ पे ना ज़्यादा जो है आपकी फॉरेस्ट आने वाले हैं। ऐसे मान लो जिस एरिया में आपको कम पानी मिलेगा,
आई एम सॉरी, जिस एरिया में आपको कम पानी मिलेगा उस एरिया में क्या होने वाला है, उस एरिया में आपको मिलने वाले हैं मतलब बहुत कम वेजिटेशन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। जहाँ पे पानी ज़्यादा है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे अच्छे वाले फॉरेस्ट। तो इसी बेसिस पे कितना पानी है कितना नहीं है, राइट, फाइन, कितनी पानी की जो वहाँ पे आप अवेल कर पा रहे हो पानी को, उसके हिसाब से क्या कर दिया गया है। आई एम रियली सॉरी, आई डोंट नो व्हाई व्हाट्स हैपनिंग विद माय थ्रॉट टुडे, आई डोंट नो, ठीक है। तो क्या होता है उसके हिसाब से क्या कर दिया गया है, इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, एक मॉइस्ट एक ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में इसको क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। आई होप आपको इतना समझ में आया। तो मैंने क्या बताया कि कितना मतलब कितना वहाँ पे उनको वहाँ पे रेनफॉल मिलेगी, अगर उस एरिया में ज़्यादा रेनफॉल मिल रही है ना, वहाँ पे उनको ज़्यादा पानी जो अवेल मतलब ज़्यादा पानी को अवेल कर पा रहे हैं वो लोग, तो उस वाले रीजन को उन्होंने बोल दिया कि अच्छा जी ये तो मॉइस्ट वाला जो हमारा डेसिडियस फॉरेस्ट है वो रहने वाले हैं इस रीजन में, और जिस रीजन में पानी जो है वो इतना अवेलेबल नहीं है, ठीक है, वहाँ पे क्या होंगे, वहाँ पे होंगे जी आपके ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। ओके, अगर ना थोड़ा लग रहा है ना कि नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ मुझे बता देना, मैं दोबारा समझा दूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, और आगे जाके ना बहुत बार ये रिपीट होएंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में, फाइन। तो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होते हैं, आर मोर प्रोनाउंस इन द रीजन्स विच रिकॉर्ड रेनफॉल, मतलब जिन एरियाज में 100 से लेके ना 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है। देखो अगर हम ऐसे ही निकालें, दोनों का निकाल दें, ड्राई और इसका वेट का, तो कुछ हमने ये देखा था, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली देखें ना यहाँ पे, तो जो रीजन्स रिकॉर्ड करते हैं 100 से लेके 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल, मतलब वहाँ पे जो पानी है वो ज़्यादा अवेलेबल है, ठीक है, मतलब रेनफॉल ज़्यादा है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अलॉन्ग द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय, जो हिमालय है उसके फुट हिल्स में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, फाइन। ईस्टर्न स्लॉप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेंगे, ठीक है, ओडिशा में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देख लो, आप ना बस मोटा मोटा याद कर लो, फिर जब आप बार बार पढ़ोगे ना इन चीज़ों को आपको अच्छे से सब कुछ ना बहुत अच्छे से ना ट्रस्ट में जो है ना वो आपको याद हो जाएगा, फाइन। तो टीक, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, अमला, सैमुल, कुसुम, सैंडलवुड, ठीक है, तो ये कुछ स्पीसीज हैं इन फॉरेस्ट की जो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको जो रेनफॉल है वो वेरी करेगी आपकी 70 से लेके 100 के बीच में, ठीक है, इतनी उसकी रेंज रहेगी ऑन द वेटर मार्जिन्स, ठीक है। इट हैज़ अ ट्रांजिशन टू द मॉइस्ट डेसिडियस वाइल ऑन द ड्राई मार्जिन टू द थॉर्न फॉरेस्ट। अब अभी मैप में भी आपने देखा है ना, यहाँ पे आपको क्या मिल रहे हैं, यहाँ पे जैसे ड्राई मार्जिन की तरफ जाएंगे यहाँ पे आपको थॉर्न फॉरेस्ट मिलेंगे, और जैसे जैसे वेटर मार्जिन की तरफ जाते रहते हैं ये लोग, तो वेटर मार्जिन की तरफ इनको मिलते रहते हैं मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, फाइन। तो दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन रेनियर एरियाज ऑफ पेनिनसुलर एंड the plains of UP and Bihar. In the higher rainfall regions of the peninsular plateau and northern plains, these forests have a parkland landscape। कुछ इतना जाने की हमें डिटेल में ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये देखो कि जैसे जैसे ड्राई सीजन आपका शुरू होता है, जो ये ट्रीज होती हैं ये शेड करना शुरू कर देती हैं अपने पत्तों को, ठीक है, कंप्लीटली जो है शेड कर देती हैं, और जो द फॉरेस्ट अपीयर्स लाइक अ वास्ट ग्रास लैंड विद द नेक्ड ट्रीज ऑल अराउंड, ठीक है, ऐसे यू नो ट्रीज खाली हो गई हैं, ऐसे दिखेंगी आपको, कुछ बिल्कुल खाली हो गई, ट्रीज के सारे उड़ गई हैं फरवर, ठीक है, सारे उनके जो पत्तियां हैं वो खत्म हो चुकी हैं, उन्होंने शेड कर दी हैं, ठीक है, उतार के फेंक दी उन्होंने अपनी पत्तियां। अब वो क्या रहेंगे, वो ऐसे ही रहेंगे, मतलब ऐसे बिना ट्रीज के, फाइन, ऐसे रहने वाले हैं वो लोग। एक तो एवरग्रीन वाले तो मस्त आराम से यूं रह रहे हैं, ठीक है जी, बट ये कैसे रहने वाले हैं, ये रहने वाले हैं ऐसे बिना पत्तियों के। ओके, तो आ जाओ कौन कौन से हैं ऐसे, तेंदू, पालास, अमलताल, बेल, खीर, एक्सेलवुड एटसेट्रा। तो ये कुछ कॉमन ट्रीज हैं इस फॉरेस्ट की, फाइन। इन द वेस्टर्न एंड द सदर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान वेजिटेशन कवर इज वेरी स्केंटी ड्यू टू द लो रेनफॉल एंड द ओवरग्रेजिंग। ये भी बहुत बड़ा एक मुद्दा है, ओवरग्रेजिंग, इसने भी बहुत सारे फॉरेस्ट को उजाड़ दिया है, अच्छे से उजाड़ दिया। ओके, तो देख लो ज़रा,
जब एवरग्रीन देखी थी तो कितना उनमें कितना दिख भी नहीं रहा था, इतना ज़्यादा वो घनी थी, कुछ भी आपको यहाँ से विजिबल नहीं हो पा रहा था। बट यहाँ पे थोड़ी जो है ना आप आराम से देख पाते हो। और ना वहाँ पे जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं उनको तो कट करना भी बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा है। और इनको तो यूं कट करा, यहाँ से पकड़ा काट दिया, इतना आसान है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे लोग जो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं इन फॉरेस्ट का और इन एरियाज को खत्म करते जा रहे हैं बिल्कुल ही, ठीक है। फॉरेस्ट को जड़ से ही निकाला जा रहा है। फाइन। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट अक्कर्स इन द एरियाज जहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होती है, मतलब 50 सेंटीमीटर से भी कम वहाँ पे रेनफॉल पाई जाती है। दीज कंसिस्ट ऑफ वेराइटी ऑफ ग्रासेस, यहाँ पे ग्रासेस मिलेंगी, श्रब्स मिलेंगी, ठीक है। सेमी एरिड जो एरियाज हैं आपके वेस्ट साउथ वेस्ट पंजाब के, अगर ये आपका पंजाब है, ठीक है, तो इसका जो साउथ वेस्ट रीजन है, ये वाला रीजन है हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, तो यहाँ पे भी आपको ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि होता है यार कि अब मान लो अगर पूरा ही हरियाणा है तो हर जगह एक जगह, मतलब हर जगह सेम बारिश नहीं होती, कुछ जगह ज़्यादा होती है, कुछ जगह कम होती है, तो वो डिपेंड करता है एरिया के हिसाब से। फाइन। इन दीज फॉरेस्ट प्लांट्स रिमेन लीफलेस, उनकी लीफ ही नहीं होती यार, लीफ कहाँ से क्यों लेके आए लीफ, उनके पास पानी वानी नहीं है वहाँ पे। फाइन, तो वो लीफलेस रहते हैं। वो तो चलो जो डिसीडियस फॉरेस्ट होते हैं वो तो कभी कभार उतारते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, फिक्स टाइम पीरियड होता है जब वो अपने लीव्स को शेड करने वाले हैं। बट यार एक तो बेचारे लीफलेस हैं, पत्ते ही नहीं है इनके पास, तो उतारेंगे क्या, शेड ही क्या करेंगे, ठीक है। फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर एंड गिव एन एक्सप्रेशन ऑफ स्क्रब वेजिटेशन, इंपॉर्टेंट स्पीसीज फाउंड आर बबूल, ठीक है, वाइल्ड डेट पाम, खैर नीम, ठीक है। तो ये कुछ है, आप पढ़ लो इन चीज़ों को, ठीक है। और यहाँ पे टसक की ग्रास भी आपको देखने को मिलेगी अप टू दी हाइट ऑफ 2 मीटर, ठीक है। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फाइन। माउंटेन फॉरेस्ट, नाम से क्लियर है, जो माउंटेन्स पे मिलने वाले हैं आपको, एल्टीट्यूड पे मिलने वाले हैं, हाइट पे जाके मिलने वाले हैं। इन माउंटेनियस एरियाज द डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड लीड्स टू ए कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन। माउंटेन फॉरेस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, एक नदर्न माउंटेन फॉरेस्ट एंड एक आपके सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट। ये नदर्न एंड दिस इज योर सदर्न, ठीक है। तो माउंटेन फॉरेस्ट क्या होते हैं, जो आपके हिमालयस में मिलते हैं, आपके ना माउंटेन्स में मिलते हैं आपके, ठीक है, सिर्फ हिमालयस में नहीं, माउंटेन्स में मिलते हैं आपके। ओके, द हिमालयन रेंजेस शो अ सक्सेशन ऑफ वेजिटेशन फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू तुंद्रा। तुंद्रा समझते हो, जो तुंद्रा वाला रीजन्स होते हैं ना, वहाँ पे एक तुंद्रा होता है, एक एल्पाइन होता है। तो फर्क क्या है, जो तुंद्रा वाले रीजन्स होते हैं ना, यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ना कम टाइम पीरियड से 30 से लेकर 60 डेज तक ही यहाँ पे क्या होता है कि बर्फ़ वगैरह पिघलती है, तो कुछ ग्रासेस वगैरह निकल के आती हैं कुछ, पर ट्रीज आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलती, क्योंकि पर्माफ्रोस्ट जो एरिया होता है यहाँ पे मिट्टी की बर्फ बनी हुई होती है, एक तरह से जमी होती है, ऐसे लेयर पे लेयर बनी होती है बर्फ की, राइट। और जो एल्पाइन होते हैं, एल्पाइन जो वेजिटेशन है ये आपकी देखने को मिलती है एल्टीट्यूड पे, ठीक है। कहाँ पे मिलेगी, माउंटेन वाले एरिया में मिलेगी। और तुंद्रा और एल्पाइन के कुछ कुछ फीचर्स ना मैच करते हैं। कौन कौन से मैच करते हैं, पहले तो यहाँ पे ये मैच करते हैं कि इन दोनों ही एरियाज में क्या होता है, इतनी ज़्यादा वेजिटेशन नहीं होती, ठीक है, इतनी घने लेवल पे नहीं होती, इतनी ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी। और तुंद्रा में तो बिल्कुल ही आपको पेड़ देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बर्फबारी रहती है, ठीक है, ढकी रहती है मिट्टी की लेयर, वहाँ पे बर्फ से आई से ढकी रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो जो हिमालय की जो रेंजेस है ना, वो शो करती हैं सक्सेशन ऑफ वेजिटेशन फ्रॉम ट्रॉपिकल टू तुंद्रा से आप यहाँ पे ना अल्पाइन भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे आपका एल्टीट्यूड चेंज होता रहेगा, यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी वेजिटेशन, यहाँ पे जाओगे थोड़ी कम होएगी, बिल्कुल ही यहाँ पे थोड़ी यहाँ पे क्या रह जाएगी, आपकी वेजिटेशन रह जाएगी, या फिर ना भी हो। समझ में आया? जितना ठंडा एरिया होता जाएगा ना, वहाँ पे ड्राई हो रहा है एरिया, बर्फ जम रही है, ड्राई एरिया हो रहा है, मिट्टी के ऊपर बर्फ जम गई है, तो कहाँ से ही कुछ होने वाला है वहाँ पे। ओके, तो इस तरह मैंने इसको ख़राब कर दिया, कोई बात नहीं, इसको क्लीन करते हैं। फाइन, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, मैं आपको समझा पा रही हूँ, बट थोड़ी एनर्जी यू पीपल कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। इट इज सक्सीडेड बाय द वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट। ये कुछ नहीं है, खुद पढ़ लेना इसको, कुछ नहीं है ये, ठीक है, ऐसा कि आपको समझना है। और टेम्परेट क्या होती है, टेम्परेट जोन्स क्या होते हैं, वो जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स क्या होते हैं, जो टेम्परेट रीजन्स में देखने को मिलती हैं आपकी, ठीक है।
तो जैसे जैसे माउंटेन पे जाते रहते हो ना, तो उसके क्लाइमेट में भी, उसके वेदर में भी चेंज आता रहता है, ठीक है। उसकी जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या होता रहेगा, टेम्परेचर जो है वो आपका डिक्रीज करता जाएगा, वहाँ पे कंडीशंस बदलती जाएंगी जैसे जैसे वहाँ पे कंडीशंस बदलेंगी। और बारिश का भी चक्कर होता है, जहाँ पे बिल्कुल ही बारिश कम है वहाँ पे तो आपको कुछ ना के बराबर ही देखने को मिलेगा। आई होप इतना समझ में आया आपको, ठीक है। बट इन द हायर रीचेस देयर इज अ ट्रांजिशन टू अल्पाइन फॉरेस्ट, ठीक है। समझ में ना, अल्पाइन ये समझ लो कि वहाँ पे ना यार बहुत ही कम होता है, ठीक है। वहाँ पे बहुत कम आपको वेजिटेशन देखने को मिलती है। कुछ ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपको घने घने पेड़ देखने को मिल गए, नहीं। आप ऊपर जा रहे हो तो बिल्कुल एल्टीट्यूड में आपको अल्पाइन वेजिटेशन आपको जो है वो देखने को मिलती है। अल्पाइन वेजिटेशन, आई होप इतना आपको समझ में आया। ओके जी, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। दिस पास्चर्स आर यूज एक्सटेंसिवली, तो ऑफकोर्स जो लोग वहाँ पे रहते होंगे वही लोग इसको यूज़ करने वाले हैं। फाइन, एक्सटेंसिवली यूज़ करेंगे। ये ट्राइब्स है जो गुज्जर्स की ट्राइब हैं, जैसे गुज्जर्स हो गए, आपके बकरवाल्स हो गए, भूतियाज हो गए, ठीक है, गद्दीज हो गए। तो ये लोग जो है वो इस पेस्चर्स का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, जब आपको पता होगा ना कि जैसे जैसे मौसम में चेंज आता है तो ये लोग ना माइग्रेट भी करते रहते हैं, ठीक है। इन द सदर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज कैरी अ थिकर वेजिटेशन, जो अगर ये हिमालयाज है तो इनकी बिल्कुल सदर्न स्लोप्स होती है ना, ठीक है, तो यहाँ पे एकदम थिक्कर आपको जो है वो वेजिटेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको रेनफॉल वगैरह भी जो है ना वो ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। बट जैसे जैसे आप नॉर्थ की तरफ जाओगे वैसे वैसे कंडीशंस ड्राई होती रहेंगी, टेम्परेचर कम होता रहेगा। यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, इस मुकाबले वार्म कंडीशंस है थोड़ी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रेनफॉल भी ज़्यादा हो रही है। बट जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ मूव करते जाओगे वैसे वैसे आपको जो है वो ड्राई कंडीशंस जो है वो देखने को मिलती जाएंगी, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया। और ये मैं बार बार बोल रही हूँ, आई एम सॉरी, आपको इरिटेट भी कर रहा होगा। ये मैंने समझाया नहीं आपको, नहीं समझाया, आ जाओ। द सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट इंक्लूड द फॉरेस्ट फाउंड इन द 3 डिस्टिंक्ट एरियाज ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स में मिलेंगे, विंध्यास में मिलेंगे, नीलगिरीज में मिलेंगे। यहाँ पड़ती हैं आपकी विंध्यास, कुछ यहाँ को विंध्यन रेंजेस पड़ती हैं, ठीक है। ये रही आपकी वेस्टर्न घाट, इधर रही आपकी नीलगिरी, ठीक है। एज देर क्लोज टू द ट्रॉपिक्स, ये ट्रॉपिक्स के बिल्कुल क्लोज है, देखो यहाँ पे ट्रॉपिक्स है ना, ठीक है। तो इसके ये क्या है, क्लोजर है। एंड ओनली 1500 मीटर अबव द सी लेवल, सी लेवल से कितना अबव है, ओनली 1500 मीटर। तो यहाँ पे जो वेजिटेशन है ना, वेजिटेशन इज टेम्परेट इन द हायर रीजन्स एंड सब ट्रॉपिकल इन द लोअर रीजन। अब देखो यार, सिंपली अगर आपको पता हो तो ये वाला एरिया होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच वाला, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल एरियाज, ठीक है। जो आपका आर्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो एंटार्क्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेट एरियाज, टेम्परेट जोन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो आपकी लॉ रीजन्स होते हैं ना, ठीक है, थोड़ा डाउन होते हैं, वहां पे आपको मिलेगी ट्रॉपिकल वेजिटेशन, ठीक है। क्या मिलेगी, ट्रॉपिकल वेजिटेशन। बट जैसे जैसे आप थोड़ा हाइयर थोड़ा मूव करोगे रीजन्स में तो वहां पे आपको टेम्परेट वेजिटेशन देखने को मिलेगी, ठीक है जी, ऑफ द वेस्टर्न घाट्स स्पेशली इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका। द टेम्परेट फॉरेस्ट आर कॉल्ड शोलास इन द नीलगिरीज, ठीक है, अन्नामलाई एंड पलानी हिल्स, ठीक है। अब मुझे बताना कि, चलो मैं बता देती हूँ। अच्छा मुझे बताओ यहाँ वाले एरिया में कहाँ को अन्नामलाई जो है आपकी हिल्स पड़ती हैं। देखते हैं आपको थोड़ा कितना जो है वो ग्राफ, मतलब मैप्स का पता है। वाई आई एम सेइंग ग्राफ्स, सीरियसली कुछ भी बोल रही हूँ मैं, आई एम सॉरी, ठीक है। कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मैग्नोलिया, लॉरेस्ट, किनकोना, वाटल, कुछ नहीं है ये, छोड़ो। सतपुरा और महाकाल रेंजेस में मिलते हैं। यहाँ पे पड़ती हैं आपकी महाकाल रेंजेस, ये पड़ती हैं आपकी सतपुरा की रेंजेस, ठीक है। यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट के साथ में। फाइन, तो लिटोरल इस वर्ड का मतलब जब मैंने ज्योग्राफी पढ़ाई थी ना, बहुत अच्छे से बताया था। देखते हैं किसको पता है। अभी मैं नहीं बताने वाली, ज्योग्राफी की क्लास देखना, समझ में आ जाएगा। इंडिया हैज अ रिच वेराइटी ऑफ वेटलैंड हैबिटाट्स, ये आपको पता होगा है ना, इंडिया के पास बहुत वेराइटी है वेटलैंड्स की। About the 70% of this comprises areas under paddy cultivation ना, paddy cultivation में 70% एरिया वेटलैंड्स का। The total area of wetland is 3.9 million hectares, ठीक है। 2 साइट्स जो हैं आपकी, चिलिका लेक उड़ीसा में है, क्योलादियो नेशनल पार्क भरतपुर,
Bharatpur are protected as a waterfowl habitats under the Convention of Wetlands of International Importance. अभी रामसर कन्वेंशन क्या होती है, जब हम अपना एनवायरमेंट करेंगे ना तो वहां पे पढ़ेंगे। ये बड़ी पॉपुलर है, किसके लिए, वेटलैंड्स के लिए। अब ये वेटलैंड्स क्या होती हैं, किस चीज़ को वेटलैंड बोला जाता है, तो ये सारी बातें ना हम तब देखेंगे। अभी फालतू का प्रेशराइज हमें नहीं करना खुद को, ठीक है। ये रामसर कन्वेंशन क्या है क्या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जब हम करेंगे अपना इन्वायरमेंट तब हम इन चीज़ों को देखने वाले हैं। और तब इन्वायरमेंट में हम मैंग्रोव के बारे में भी अच्छे से देखेंगे ना, कि मैंग्रोव कैसा होता है, उसकी रूट्स कैसी होती हैं, ठीक है, कैसी उसकी रूट्स होती है कैसे नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे अपने इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। अभी हम नहीं जो है वो यहाँ पे कवर अप करने वाले, फालतू की चीज़ें जो है वो बढ़ जाएंगी। तो ये पढ़ लेना। जो वेटलैंड्स हैं उनको 8 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। द रिजर्वायर ऑफ द डेक्कन प्लेटू, ये कुछ नहीं है, पढ़ लेना। फिलहाल के इसको मैं लीव कर रही हूँ, इतना यूज़ का नहीं है, क्योंकि हमें थोड़ा सा आइडिया पता होना चाहिए था कि कैसी कैसी वेजिटेशन हमारे इंडिया में पाई जाती है, और उतना आई गेस ये इनफ है। पता है, मुझे लग रहा है कि मैं ज़्यादा समझाऊंगी अगर तो ये वीडियोस बहुत लंबी हो जाएंगी। वीडियोस बहुत लंबी हो जाएंगी तो आप कब कवर अप करोगे, आपको अलग से भी अपना सेक्शनल चीज़ों को जो है वो कवर अप करना है। सो मुझे थोड़ा सा सजेशन देना, ठीक है। अगर जो भी आप वीडियो देख रहे हो, जैसे कि विकास आप कमेंट करते हो, है ना, तो जैसे आप बड़ा फोकस होकर देखते हो, सुनते हो, रिप्लाई करते हो, एंड और भी बहुत सारे देखते हैं। जो भी देखे ना प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना कि दीदी मतलब अब इसको ज़्यादा एक्सप्लेन मत करो या फिर इसको कम एक्सप्लेन करो, क्योंकि मुझे खुद को फील आ रहा है कि हम कैसे करोगे यार, 1.5 घंटे की वीडियो बन जाती है और आपका टाइम तो नहीं वेस्ट हो रहा। थोड़ा मुझे सजेशन देना सो दैट कि मैं उसी हिसाब से चलूँ, है ना। क्योंकि ये जब वैल्यू एडिशन करने पे हम आ रहे हैं तो वैल्यू एडिशन तो बहुत सारा हो जाता है। अब आप खुद से भी कर सकते हो, मैं भी आपको करके दे देती हूँ। फिर आप मुझे बोलोगे कि 3 क्वेश्चन पे आप 1.5 घंटा लगा देते हो, तो फिर थोड़ा सोचने वाली बात वहाँ पे आ जाती है। सो विकास आप ही मुझे चलो बता देना, ठीक है। कि कोई और भी सिमरदीप आप देख रहे हो, रॉकी अगर आप देख रहे हो, कोई भी यार अगर देख रहा है ना, केल्विन और कन्नू प्रिया, मतलब मुझे यादों को तो नाम याद नहीं है, एक एस्पायरेंट नाम से आईडी है, और बहुत सारे हैं यार, मुझे नाम सीरियसली याद नहीं रहते। कुछ कुछ नाम याद रहते हैं जो डेली मेरी आंखों के सामने से निकलते रहते हैं। तो प्लीज़ ठीक है मुझे बता देना, मैं उस हिसाब से थोड़ा इसमें चेंज करूँगी, क्योंकि यार इस तो 95 का पेपर ही नहीं कवर होगा, है ना। 3 क्वेश्चन हुए, 3 6 और 9, टोटल 9 क्वेश्चन होंगे। वीडियोस लग गई उसके 3 4 5 घंटे की वीडियोस, तो 3 6 9 क्वेश्चन में ही हो गई हैं। 2 3 3 4 घंटे की है, स्टेट डेट डेट करके, ओके हाँ। तो बता देना, ठीक है, कुछ तो चेंज करना पड़ेगा वरना तो हम भाग रहे हैं। या फिर वैल्यू एडिशन ना करें, सिर्फ यूं ही लगा के देखें, थोड़ा सा कुछ कुछ बताना मुझे, या आप खुद से वैल्यू एडिशन कर लोगे, कैसे करना है क्या नहीं करना, थोड़ी सी मुझे ना सलाह दे देना, ठीक है। क्योंकि देखो मैं आपके लिए बना रही हूँ, सो दैट कि आप भी कुछ जो मुझे आता है मैं थोड़ा वो आपको समझा पाऊँ। अदरवाइज मुझे खुद को करने में तो बड़ी आसानी है, क्योंकि मैंने पहले भी कर रखा है, और मैं सिर्फ आपके लिए अलग से नोट्स बना रही हूँ, सब कर रही हूँ, सो दैट कि आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो मुझे प्लीज़ बता देना, ठीक है। क्योंकि मैं आपके लिए बना रही हूँ, तो अगर आपके लिए ही कुछ बेनिफिट ना करा तो जो भी मैं एफर्ट्स लगा रही हूँ, अपना टाइम दे रही हूँ, वो यूजलेस है, राइट। क्योंकि यार ये तो ऐसे तो ना फिर आप क्या बोलोगे ना कि इतनी चीज़ों को स्ट्रेच करती रहती है, कि और चैनल्स पे तो 1 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। तो थोड़ा फिर मैं भी सोच रही हूँ कि क्या सोचोगे आप लोग कि ये 1.5 घंटे लगा रहे हैं यार 3 क्वेश्चंस में, क्या होगा। छोड़ो, वापिस आ जाओ। दे कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ सॉल्ट टॉलरेंट स्पीसीज, ठीक है, क्रिस क्रॉस बाय क्रीक्स ऑफ स्टेगनेंट वाटर एंड टाइडल फ्लोज दिस फॉरेस्ट गिव शेल्टर टू अ वाइड वैरायटी ऑफ बर्ड्स। एंड एक और चीज़ आगे बढ़ने से पहले मुझे याद आ गया, याद आना ही क्या, सामने पड़ा है मेरे, मतलब टैब ओपन हो रखे है। तो मैंने सोचा यार मैं आपको मैगजीन्स भी कराऊँ, क्योंकि करंट भी बहुत ज़रूरी रहता है कहीं ना कहीं पे। तो एक वीडियो मैं आपके लिए थोड़ी सी बनाऊँगी, छोटी सी वीडियो बनाऊँगी, तो मुझे ज़रूर बताना देख के, ठीक है, कि उसको कंटिन्यू करें या फिर ना करें। बिकॉज आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों को क्या ही ना प्रोवाइड कर दूँ। मैं क्या मतलब आई जस्ट वॉन्ट टू प्रोवाइड एवरीथिंग टू यू पीपल, एंड आई नो इट्स रॉन्ग कि हर चीज़ हम नहीं प्रोवाइड कर सकते, हर जगह भागना, एक चीज़ को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। सो वही आई एम थिंकिंग कि पहले क्या करें हम लोग, इसी को लेके चलें, फिर मैगजीन्स को छोड़ दें यार, तो उसका इतना लंबा पीछे इकट्ठा हो जाता है, पेंडिंग है ना, इतना सब कुछ इकट्ठा हो जाएगा। लक्ष्मीकांत भी चल रही थी, तो कुछ कुछ आइडिया दो मुझे, कुछ सच्ची में सजेशन दो कि दीदी ऐसे करो, दीदी ऐसे नहीं ऐसे करो, क्योंकि यार आप लोगों के लिए मैं बना रही हूँ, तो फिर थोड़ा सा हमें बता देना, ठीक है जी। चलो, इन इंडिया द मैंग्रोव फॉरेस्ट
जो है वो इतने एरिया तक जो है वो स्प्रेड हो रखी है, 7% है वर्ल्ड के मैंग्रोव का। और अभी इतना डिटेल में मत जाओ, छोड़ो इसको। जब मैं ज्योग्राफी कराऊंगी ना बहुत अच्छे से करवाऊंगी, ट्रस्ट में बहुत अच्छे से कराऊंगी। और बोर्ड पे यहाँ पे ना मैं अपना 1% भी नहीं दे पाती लिटरली। जब मैं बोर्ड पे पढ़ाती हूँ ना, बोर्ड पे पढ़ाने को कुछ अलग ही मजा आता है। आई डोंट नो व्हाई। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी दिमाग में खुद ही आते हैं ना, जो अभी बैठी के मेरे बिल्कुल भी नहीं आ रहे दिमाग में। ऐसा तो थोड़ा बोरिंग सा लगता है मुझे खुद को पढ़ाना। लीव दिस, लीव दिस। आ जाओ, आ जाओ, बातें नहीं करनी हमने। आ जाओ, वरना लोग बोलेंगे आधे की सिर्फ बातें ही करने आती है और कुछ नहीं करती, इसको कुछ आता जाता नहीं है। ठीक है, बट कोई बात नहीं। हर किसी की ओपिनियन, हर किसी का मेरी तरफ एक नज़रिया है। आई डो नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। कोई गलती निकालेगा तो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। तो मुझे किसी से कोई गिले शिकवे नहीं है, कोई किसी से खफा नहीं है। फाइन, ओके जी। अकॉर्डिंग टू दी 1991, यस मैंने सही बोला। हाँ, और मैंने बाय का बाय का बाय लिख दिया था। वो पता नहीं चलता जब हम लोग कोऑर्डिनेशन करते हैं ना, ये बोलते हैं लिखते हैं, इधर उधर देखना होता है, मतलब कि हम सही जगह पे लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं, तो हो जाता है। बट कोई बात नहीं। अच्छा फोकस है, वेरी गुड विकास, वेरी गुड, कीप गोइंग, फाइन। अकॉर्डिंग टू दी 1991 सेंसस, द हाईएस्ट परसेंटेज। अब यार 1991 का सेंसस तो हम पढ़ने बैठे नहीं है यहाँ पे, तो लेटेस्ट देखें तो वो हमारा 2020 की बोल रही हूँ, हाँ 2011 का है। फाइन, तो उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है जी। तो ये तो कुछ वैलिड ही नहीं रखता। अब सेंसस क्या है थोड़ा देख लेते हैं। और देखो यार, हम लोग यूपीएससी दे रहे हैं, तो इतने फैक्ट्स मैं सोच रही हूँ कि ना ही डालूं बीच में कि फर्स्ट कब आया, ठीक है, सिंक्रोनस कब आया, सिंक्रोनस कब था, ये कब था, वो कब था। तो इतना डिटेल में फिलहाल नहीं घुसते हम लोग। क्यों नहीं घुसते, जस्ट अ सेकेंड, नेचर को क्या हो गया, ओके। इतना नहीं घुसते हैं हम लोग, तो थोड़ा देखते हैं, थोड़ा वीडियो को छोटा करने की कोशिश करूँगी मैं, वरना तो बहुत लंबी लंबी वीडियोस हो रही हैं। मैं खुद कल फील कर रही थी कि यार बच्चे पढ़ेंगे कैसे, पहले भाग जाएंगे। सही कहा था विकास, है ना, मैंने सही कहा था, पहले बच्चे भाग जाएंगे, कोई नहीं आता। और इस पर मतलब क्या ही बोल लूँ मैं, छोड़ो। सेंसस क्या होता है? सेंसस इट इज़ अ टोटल प्रोसेस, जो आपकी प्रोसेस होती है, मतलब कोई एरिया है, ठीक है, उस एरिया से कलेक्ट करने को लेके, कंपाइल करने को, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है आपको, कलेक्ट करना, उसको कंपाइल करना, एनालाइज करना, उसको डिसेमिनेट करना, डेमोग्राफिकली, इकोनॉमिकली एंड सोशल डेटा को, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम पे हर एक पर्सन का, जो कंट्री का, जो है उस एरिया का या स्टेट का, उसको हम लोग बोलते हैं सेंसस, पॉपुलेशन सेंसस। फाइन, अब ये कौन कौन से इसके क्राइटेरिया, उस पर हम लोग फिलहाल नहीं जा रहे हैं। कभी करंट में आएगा तो पढ़ लेंगे, आगे आगे और क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, उस हिसाब से इसको हम लोग कर लेंगे। इतना फिलहाल के लिए हमें अपने नोट्स को फालतू क्रिएट नहीं करना। 2021 में होना था बट नहीं हो पाया, तो फिलहाल हमारे लिए देखने को सिर्फ है 2011 का ही पॉपुलेशन का सेंसस इंडिया का, ठीक है। इस हर 10 साल में एक बार होता है, ठीक है। नोडल जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर है, वो इसके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है इसको कंडक्ट कराने के लिए, ठीक है। और अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका इलेक्शन के प्रोसेस के रिगार्डिंग। तो प्लीज़ आपका छोटा सा होमवर्क है, जाके उसको देख लेना, क्योंकि मुझे सच्ची फील हो रहा है कि मैं वीडियोस बहुत लंबी बना रही हूँ, और फालतू में मैं उसको लंबा करती जा रही हूँ, शायद किसी को बेनिफिट भी ना करे, तो बता देना। तो क्वेश्चन ये कहता है, which one of the following is correct in respect of the commencement of the election process। अपने लक्ष्मीकांत खोलना जाके, वहाँ पे ना इस पेज पे, यहाँ पे ऐसे लिखा होगा इलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर नेक्स्ट पेज पे जाओगे, फिर ऐसे होगा, ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज में ऐसे करके इतना ही कंटिन्यू होगा, जाके देख लेना, ठीक है। क्यूरियोसिटी जगा रही हूँ आपके मन में, जाके इलेक्शन की प्रोसेस पढ़ लेना और चेक कर लेना कि इलेक्शन जो है वो कौन से आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है। प्लीज गो एंड चेक दैट, ओके। तो बताओ, which one of the following is correct in respect of commencement of the election process in India। तो पहले स्टेटमेंट कहती है, द रिकमेंडेशन फॉर इलेक्शन इज मेड बाय द गवर्नमेंट। जो रिकमेंडेशन है वो गवर्नमेंट देती है, और जो नोटिफिकेशन जारी करती है इलेक्शन की, वो करती है आपकी इलेक्शन कमीशन, ठीक है। अगला स्टेटमेंट है कि जो रिकमेंडेशन है फॉर इलेक्शन इज मेड बाय द इलेक्शन कमीशन, बट उसकी जो नोटिफिकेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और आपको इतना पता है कि ये मिनिस्ट्री वगैरह जब भी यूपीएससी डालते हैं ना, तो ये हमें फालतू उलझाने के लिए डालता है, तो इसको तो आंखें मीच के फिलहाल बंद ही कर दो। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने ढंग से लक्ष्मीकांत पढ़ी है ना, पॉलिटी के लिए खास करके, उसके हर एक चीज़ को बहुत ढंग से समझा है, सिर्फ रट्टा नहीं मारा, लॉजिक लगा के समझा है, कॉन्सेप्ट को समझा है, तो पॉलिटी के क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं होते यार।
पॉलिटी मेरी स्ट्रांग है थोड़ी, इसीलिए क्योंकि मैं लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़ ली है। तो प्लीज़ उसको पढ़ लो। करंट वगैरह में तो हम मार खा जाते हैं, उसमें हो जाता है ऊपर नीचे स्टेटमेंट्स का, बट जो हमारे ये ना जैसे कि लक्ष्मीकांत हो गई, मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, अब एंशियंट और मिडाइवल में हो जाता है कि यार इतनी चीज़ों के नाम नहीं याद रह पाते, वहाँ पे मेमोरी की वजह से मार खा जाते हैं। समझ में आया? तो इसको ज़रा देख लेना, अपनी लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़ लेना, वैसे मैं आपको करवा ही रही हूँ। और वहाँ पे भी अगर मैं और वीडियोस देखूँ तो सब लोगों ने 1-1 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट करा हुआ है। और मेरी वीडियोस में अगर आप देखो एक चैप्टर को मैंने कितनी वीडियोस बना दी हैं, क्योंकि मैं हर एक वर्ड को समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि बच्चों को अच्छे से याद हो जाए। मैं समझ में नहीं आ रहा मैं कर क्या रही हूँ, वाकई में समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, तो मुझे प्लीज सजेस्ट कर देना कुछ। फाइन, ओके। द रिकमेंडेशन फॉर इलेक्शन इज मेड बाय द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट कह रही है, अब देखो ये दोनों सिमिलर सी हैं बट थोड़ा इन्होंने इसको ना क्या बोलते हैं, इसको चेंज कर दिया है, रिप्लेस कर दिया एक दूसरे से। ठीक है, स्वैप कर दिया गया है यहाँ पे। द रिकमेंडेशन फॉर इलेक्शन इज मेड बाय द इलेक्शन कमीशन, और जो नोटिफिकेशन है इलेक्शन की वो इश्यू करते हैं प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। ठीक है जी। अच्छा, बोथ द एक्सरसाइज ऑफ मेकिंग रिकमेंडेशन फॉर इलेक्शन एंड दैट ऑफ इशूइंग, यहाँ पे आप गलती खा सकते हो कि इलेक्शन कमीशन तो बड़ी पावरफुल होती है तो शायद वही करती होगी रिकमेंडेशंस का, तो ऐसा नहीं है। रिकमेंडेशन ना आपकी गवर्नमेंट देती है, फाइन, और नोटिफिकेशन जो आपकी जारी करती है इलेक्शन कमीशन, ये बताएगी कब आपके इलेक्शन होने वाले हैं, कब आपका रिजल्ट आएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी इलेक्शन कमीशन बताती है, ये अनाउंस करती है, नोटिफिकेशन देती है, लेकिन रिकमेंडेशन जो है ना वो आपकी गवर्नमेंट करती है। तो यहाँ पे जाओ ज़रा नोट्स पे जाओ और ये देख लो इलेक्शन कमीशन के बारे में, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लो कि किस आर्टिकल के तहत आपकी ईसीआई की इस्टेब्लिशमेंट होती है, किसके अंदर होती है, 3 to 4 के अंदर, और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फाइन, आई एम सॉरी मेरे थॉट में पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अंडर आर्टिकल 324, ठीक है, 342 नहीं, 324, ठीक है। क्या है, जो इलेक्शन कमीशन है उसके 3 मेंबर बॉडी होएगी, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, उसमें 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। ठीक है, कैन बी अपॉइंटेड, उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। ठीक है, फॉर 6 और टिल द एज ऑफ 65, अगर 6 साल के लिए, अगर 6 साल से पहले 65 के हो गए तो वो हट जाते हैं। ठीक है, ऐसा करके होता है। एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज जो होती हैं वो डिटरमाइन करते हैं आपके प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन आया था 2017 में, गलत नहीं बोल रही मैं अब। जो सीईसी है आपकी, उनको रिमूव कर सकते हैं इन द मैनर एंड द सेम ऑन द ग्राउंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करा जाता है वैसे ही कर सकते हैं। ठीक है, और जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, चीफ है ये इलेक्शन कमिश्नर से सिंपल, इनको रिमूव करते हैं आपके प्रेसिडेंट, जो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर। तो जो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और जो आपके 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं हैव इक्वल पावर्स। ठीक है, इक्वल सैलरी रिसीव होती है, अलाउंसेस रिसीव होते हैं, समझ में आया, जो कि आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिलते हैं वैसा ही सबको जिनको मिलता है। इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरी एंड क्वासी जुडिशियल पावर्स होती हैं। फाइन, और जो इलेक्शन कमीशन होता है ये आपके जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करता है रिगार्डिंग योर, जो आपकी टूट जाती हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, मर्जर्स के रिगार्डिंग जो मिल जाते हैं आपस में आके पार्टीज ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज का। नो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, no specific term of office of members, and no appointment other than CE by promotions for EC and no appointment for CEC। तो ये आप एक बार जाके अपने इलेक्शन कमीशन को प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, गो एंड चेक दैट एंड रीड दैट। तो इसी के साथ में अब इस वीडियो को बंद करते हैं, क्योंकि मुझे चाहिए सजेशन और मुझे ऐसा फील आता जा रहा है लिटरली कि कोई बच्चा ना इतना लंबा वीडियो नहीं देखना पसंद करेगा कि फालतू की जो चीज़ों को स्ट्रेच आउट करा जा रहा है। सो आई डू नॉट वांट टू डू दैट, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। ठीक है, आपका टाइम भी वर्दी है, माई टाइम इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल। फाइन, सो वी हैव टू यूज इट वाइसली। फाइन जी, क्योंकि टाइम निकल गया तो कुछ वापस नहीं आएगा, बाकी सब तो मुड़ भी आता है, चीज़ें वापस आ जाती हैं, बट टाइम दैट इज बेहद इंपॉर्टेंट। तो चलो विद दिस नोट क्लास को बंद करते हैं। रुको, मैं को बंद करना भूल जाती हूँ, भूल के पेन मैंने रख दिया अपना टैब पे। ओके, बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।